आपका क्या प्रश्न है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इशू है, थोड़ा विस्तार में बताएं कैमरे पे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। क्या है कि नेपाल में नेपाल का संविधान को कुचल कर उन लोग ने नेपाल में ओम शब्द पास किया गया। तो और वहाँ में संविधान में लिखा है धारा 26 आर्टिकल 26 सब सेक्शन 3 में लिखा है धर्म परिवर्तन करता है तो उसको दंडनीय होगा, कार्रवाई होगा, सजा होगा। तो वो स्वयं सांसद ने कर दिया पार्लियामेंट हाउस में। मतलब तो सब नाउ क्वेश्चन इज दियर कि हम संविधान माने न सांसद माने। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, इसलिए उसका एक चाप। दूसरा क्या था, राष्ट्रीय परिचय पत्र, नेशनल आइडेंटिटी। जिसने चूड़ी नहीं पहन सकता है, जिसने टोपी नहीं पहन सकता, जिसमें तिलक नहीं लगा सकता, जिसमें मंगलसूत्र नहीं लगा सकता, ऐसा करके ये लोग ने एक राष्ट्रीय परिचय पत्र लाया। वो बहुत बड़ा निंदनीय है और हिंदुत्व को बर्बाद करने का है, हिंदुत्व सखाव करने का है देश से। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, अभी एक इनका स्वतंत्र जो आज़ादी है, आज़ादी छीना जा रहा है। एक विधेयक पेश किया गया है पार्लियामेंट में कि सोशल मीडिया बंद करो देश में। सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो ये तो कुछ भी कर लेगा, हत्या करेगा, बलात्कार करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए उसको बिल का विरोध में हम यहाँ में ये भी एक। चौथा पॉइंट है, आज एमसीसी लेके आया। एमसीसी लेके आके एक एनजीओ को नेपाल का पार्टनर बनाया सरकार, और उसके 55,000 करोड़ घुस लिया। उसके बाद में ये लोग बोलता है एमसीसी को 25% नेपाल का कमाई जो है 25% देंगे, वो हिसाब नहीं देगा, ऑडिट भी नहीं देगा। इस तरीक़ा से एक कंडीशन एग्रीमेंट करके एमसीसी बिल पास किया गया, जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। पांचवा पॉइंट है, अगर इस तरीके ही सब चलता ही रहा, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी भारत, इस तरीका ये लोग बोलता रहा है दोपरापत्ति, तो भारत में जो काम तो भाई कब से रोजगार वहीं मिलेगा। युवा को बाहर जाने का जरूरत नहीं। 19 लाख युवा साल में बाहर जा रहा है, तो क्या देश बचेगा? बुढ़ा बुढ़ी खत्म, बुजुर्ग खत्म, तो देश खत्म। तो इसीलिए ये सारा इश्यूज लेके आज हम ज्ञापन सौंपा है। चार्टर पॉइंट 1 to 6 है, तो मैंने आपको कहा है। तो ये चार्टर में अभी एक कमेटी बैठेगा, राष्ट्रपति को भी दिया। मेन पिलर जो हिंदुत्ववादी पिलर है देश का, उनको दिया गया है। अब वो डिसीजन इसमें करेंगे आप। अच्छा, अब आपका एक दूसरा भी चेहरा है कि आप एक यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, या आपकी रिकग्निशन है, आपका विश्व में नाम है। उसके मद्देनज़र आप क्या कहना चाहते हैं? दो चीज़ है, एक तो आपने 6 पॉइंट बताए, अब जो आपका जो दूसरा आपने टोपी ह्यूमन राइट्स के जो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरी दुनिया में आपको लोग सुनते हैं या जहां आप जाते हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वहां हो रहा है जो कि पूरी दुनिया को उसमें ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा मानवाधिकार का हनन हो गया सीधी तौर पे नेपाल में, जिस तरीका से ये लोग काम कर रहा है। तो इसीलिए इनको पूरा शक करने के लिए, गवर्नमेंट को उखड़ फेंकने के लिए हमको यूएनओ का मदद तो लेना होगा। उसके लिए हमको एक नेपाल का संविधान क्या बोलता है, नेपाल का फॉरेन पॉलिसी क्या बोलता है, भारत का संविधान क्या बोलता है, भारत का फॉरेन पॉलिसी क्या बोलता है, 7 कंट्री हमारा 7 पड़ोसी देश है, इनका पॉलिसी क्या बोलता है और इन्होंने क्या बोलता है, इनका और यूएनओ का गाइडलाइन क्या है। और तो आप जो एनजीओ चलाते हैं उसके मद्देनजर आप क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ शक करेंगे, साफ शब्दों में सुन ले ये लोग, साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, शक करेंगे। प्रोविजन है आर्टिकल 20, we have to shut the Nepal country and we can send to them the jail according to the provisions article 20 of Human Rights Commission United Nations। अच्छा, तीसरी बात यह है, जो करप्शन का मामला है वो किसी अपने एक देश का है, उसमें दूसरे देश क्या इंटरफेयर कर सकते हैं या क्या प्रभाव डाल सकते हैं? ये बात सच है कि नेपाल का 1/3 आबादी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में है। इसमें ये प्रभाव डालता है। देखिए, अभी हमारा बात वो नहीं मान रहे, अभी हम डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम पॉलिसी के तहत हम एक 7 देश को साथ में लेके और सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल के, सुप्रीम कोर्ट के एक एनओसी लेके 482 सीआरपीसी 482 सीआरपीसी के तहत हम एक रिट डालेंगे। तो सीआरपीसी तो हिंदुस्तान में लागू है कि नेपाल का? हम तो नेपाल में तो जज नहीं है ना, नेपाल में न्याय नहीं है ना, इसलिए हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। वो भी तो जो आप सीआरपीसी कह रहे हैं वो भारत न्याय संहिता की बात कर रहे हैं। वो यहीं से लेना है, हमको यहीं से करना पड़ेगा। उसके बाद हम यूएनओ मूव करना पड़ेगा और यूएनओ से एक सर्वे किया जाएगा। और आप एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको, आपके जान को और आपके परिवार को खतरा है।
बिल्कुल, मुझे तो कभी भी मार सकते हैं, ये दलाल है, मार के आए हैं आज तक। हत्या, एक प्रधानमंत्री ने 20,000 जनता को हत्या किया और क्या बोलता है प्रधानमंत्री रहते हुए, 5,000 मैंने मारा, मैं जिम्मा ले लूंगा, क्या है? अरे आप देखिए, अगर इस तरीके का बात करता है तो उसको 1 मिनट में अरेस्ट होना चाहिए था, 1 मिनट में फांसी लगाना चाहिए था, फांसी का सजा होना चाहिए था उसको। वो कुछ नहीं, और वो अपन हाथ से घूम रहा है और बोल रहा है मैं मार दिया 5,000 क्या करेगा आप लोग? अच्छा, आपको कितना डर है? क्या आप कहना चाहते हैं कि आप भारत से प्रोटेक्शन मांगते हैं, यूनाइटेड नेशन से प्रोटेक्शन मांगते हैं, किससे क्या कह रहे हैं? ऐसा है, अभी हमको क्या है, सार्क कंट्री से हम ये प्रोटेक्शन मांगेंगे, मिलता है तो ओके, नहीं तो यूएन में इसका साथ मूव करना पड़ेगा। हमारा प्रोटेक्शन का एक इशूज है और देश का कंट्री का इशूज है, हिंदुज़म का इशू है, सनातन परिवार का इशू है। वीर वीरेंद्र सिंह जब मारे गए तो वो एक रेवोल्यूशन हुआ वहाँ, और आप दूसरी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी तो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ये तो वो तो डेथ रिवोल्यूशन था, अभी ये ग्रीन रिवोल्यूशन, ये उठने वाला रिवोल्यूशन है। वो तो मरने वाला रिवोल्यूशन था, जो भारत का नेपाल का वीरेंद्र को मारा गया राजा को, वो तो मरने वाला रिवोल्यूशन था। अब हमारा जो है उठने वाला ग्रीन, हरा भरा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप पूरी तख्ता पलट कर देंगे, पूरी चीजें बदल देंगे, नेपाल एक इंडिपेंडेंट देश भी है। ऐसा है, सत्ता पलटना, इनको हटाना कोई बड़ी इश्यू नहीं है नेपाल में। नेपाल जनता उखाड़ के एक साथ आ जाए तो इनको उखाड़ने के लिए 1 मिनट, राजा को किसने फेंका? जनता ने तो फेंका खड़ा होके। चलिए, अब एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल, भारत के जो लोग नेपाल में रहते हैं, जाते हैं, जो बेटी और रोटी का रिश्ता है, मधेसी जिनको एक कम्युनिटी के नाम से कहा जाता है, उन पर जो अत्याचार होता है उसको आप कैसे डिफेंड करा पाएंगे? कैसे उनका प्रोटेक्शन कर पाएंगे? कैसे उनके हितों का प्रोटेक्शन होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज मधेश में मधेसीवादी को ये अधरकता फैलाने वाला ये उपेंद्र यादव बेटा है, वो बैठा भांसार बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया। बंद करने का, खोलने का 2-3 दिन में 25 टिप्पर लेके आया भाई। जनता तो देख लिया, मधेसी ने, युवा ने बोला बोले ये बात, भाई ऐसा हो गया सब, आप आओ क्या किया जाए। हम बोला भाई अब ले लिया लूट लिया, अब क्या करा जाए। और यही नेता मधेश में जो नेता बन के आ रहा है अभी, जैसा विजय गच्छेदार है, उपेंद्र यादव है, और ये जितने नेता बने हैं ना, ये लोग ही अराजकता फैलाता है, क्योंकि अपना राजनीति करना है, अपना इनको लूटना है, इसलिए मिलने नहीं देता। मिलने जाएगा तो उसका राजनीति खत्म है, काल इनका ये भागनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये लोग कर रहा है। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे रिलीजियस चेंज हो रहा है, जो रिलीजियस चेंज के नाम पे डेमोक्रेसी को रखा जा रहा है। और आपने अपने उद्घोषण में ये भी कहा कि हम आरएसएस से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे आरएसएस से आप? नहीं, आरएसएस से मिलना, देखो हिंदुत्व से मिलना, हम हिंदू होके हिंदू से मिलना मेरा प्राथमिकता, मेरा प्रियोरिटी है, ये जरूरी है। तो आपके हितों का प्रोटेक्शन चाहते हैं, होगा, हो पाएगा? देखिए, सब विश्व का हिंदू मिल गया। आज आप बताइए, विश्व में टोटल 659 करोड़ जनसंख्या आबादी है 205 कंट्री में। अभी 196 तो यूएन में दर्ता हो गया और 10 कंट्री अभी भी दर्ता होना बाकी है। तो 659 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें से आपका ओनली 113 करोड़ जनता सनातनी है, बाकी तो सब अलग अलग हो गया। तो उसमें से हमारा क्या है कि अगर हम इतना भी एक नहीं होगा तो जो बचा है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए हम उनका आरएसएस का समर्थन नहीं, उसका समर्थन, नाम अलग अलग है तो सनातनी नाम, कोई आरएसएस है, कोई बजरंग है, कोई क्या है, जैसा विष्णु, राम, श्याम, केशव, ये बहुत बहुत नाम होता है, लेकिन है तो हिंदू। तो इस तरीका का नाम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनका साथ हम साथ में है और ये हमारे साथ में मिलकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे, ये मैं समझता हूँ और विश्वास है और हो जाएगा।